Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today we are starting with a new topic that is divorce. लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो हम लोगों ने बात करी है, जो टॉपिक्स हम लोगों ने बात करी, हमने बात करी सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के बारे में. ठीक है, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं कि शादी तो हमने कर ली है, बट एट द सेम टाइम व्हेन द two person started living, there is so common that some disputes and issues arise, and at that point of time it might reach to a stage where one partner or both the partners doesn't want to live together, राइट. आप साथ में रहने लगते हैं, डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज अराइज होते हैं, और उसके बाद एक पॉइंट पर ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर आप एक पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते, या आप दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, राइट. तो जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए जो हिंदुज़्म कहता है, हिंदुज़्म में तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट ही, देखिए मैरिज तो प्राचीन काल से चली आ रही है और उसका एक सिग्निफिकेंस है, एक इंस्टीट्यूशन माना गया है, क्यों बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लेकिन उसके अलावा डाइवोर्स के बारे में तो आपके प्राचीन सभ्यता में भी कोई बात नहीं करता. ठीक है, प्राचीन सभ्यता हमारे जितने ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, ये इनके बारे में तलाक के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि तलाक जैसा कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक कह सकते हैं कि पाप जैसा था. ठीक है, क्योंकि मैरिज को हम एक सीक्रेट टाइज मानते थे, लाइक पवित्र रिश्ता हम लोग मानते थे, और ऐसे में तलाक जैसी बात को कहीं ना कहीं सोचना उस सभ्यता को कहीं ना कहीं आपकी जो सभ्यता चली आ रही है उसको अफेक्ट करता है. बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन अ सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कि जहाँ कि आप वहाँ से एक ऐसी सभ्यता से उठकर आ रहे हैं जहाँ पर तलाक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज हम उस जगह पर हैं जहाँ पर हम ऑप्शंस भी दे रहे हैं पार्टीज़ को कि यू जस्ट बिकॉज कि योर हिंदुज़्म इज सेइंग इट्स अ सेक्रेड टाई डजंट मीन यू आर बाउंड टू लिव ऑन अ लवलेस और लाइफलेस मैरिज, राइट. तो ऐसे में डाइवोर्स जो है एक क्या कहते हैं एंड लगाता है आपकी मैरिज को. और हम लोगों ने सेक्शन 9 और 10 भी क्यों पढ़ा, क्योंकि मैंने जब लास्ट लेक्चर आपसे से बात करी तो मैंने आपसे ये कहा कि गिव अप नहीं करना चाहते. ठीक है, एक सभ्यता, हमारी सभ्यता ऐसी है जो गिव अप नहीं करना चाहती कि एकदम से कुछ हुआ नहीं, एकदम से सीधे डिवोर्स ले लीजिए. ठीक है, कोई बात नहीं हुई, मतलब कोशिश भी नहीं करी, आपने डिवोर्स ले लिया, राइट. तो सेक्शन 9 और 10 पूरी तरीके से कोशिश है. सेक्शन 9 में आप कोशिश करते हैं कि जो आपका पार्टनर है, जो आपसे दूर रह रहा है, आप उसको अपने पास लेकर आएँ. ठीक है, और अपनी शादी को बचा सकें. सेक्शन 10 में कोशिश ये की जा रही है कि भाई साथ नहीं रह सकते, कुछ दिन दूर रहकर देख लीजिए, तब क्या पता आपको एक वैल्यू समझ में आए एक दूसरे के लिए. ठीक है, तो तब भी अगर बात नहीं बन रही है कि भाई अलग भी रह लिए हैं, अब नहीं हो सकता, तो आप डाइवोर्स के लिए सोच सकते हैं. ठीक है, और डाइवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्या कहता है, लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन द टू इंडिविजुअल. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं. आप जिस शादी को, जो शादी आपको हस्बैंड एंड वाइफ बनाता है, उसको सीधे डिसॉल्व करने की बात की जा रही है. टू इंडिविजुअल्स, कौन इंडिविजुअल्स है? दो हिंदूज़ हैं जिनकी शादी हुई है. ठीक है, टू हिंदूज़ हैं जिनकी एक वैलिड मैरिज है. ठीक है, वैलिड मैरिज का एसेंशियल्स कहाँ पर हैं? आपके सेक्शन 5 में दिए गए हैं. तो वो दो जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो तलाक लेना चाहते हैं तो वो सेक्शन 13 के अंतर्गत जो है पिटीशन फाइल करेंगे विद एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड, जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी, उन पे आप फाइल करेंगे. और आप कोर्ट सेटिस्फाई होने के बाद देयर इज़ अ नॉर्मल जो प्रोसीजर आपका ट्रायल कोर्ट्स में चलता है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग, द कोर्ट ग्रांट्स अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स. ठीक है, सेक्शन 13 में जो है वो डाइवोर्स की डिग्री को फाइल किया जाता है. हिस्टोरिकली हिंदू धर्म शास्त्र, मैरिज वॉज सीन एज अ सीक्रेट एंड इनडिसॉल्वेबल बॉन्ड विद नो प्रोविजंस ऑफ डाइवोर्स अंटिल द इनेक्टमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, राइट.
दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। आपका जो ये एक्ट है, ये सेक्शन 13 जो है वो ग्राउंड्स के बारे में बताता है कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अलाउज द पार्टी टू फाइल अ पिटिशन टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर अ डाइवोर्स डिक्री, राइट। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रिक्वायर्ड वन स्पाउस टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ बिहेवियर दैट फंडामेंटली अंडरमाइन द मैरिज। यानी कि एक स्पाउस, देखिए जितने भी आपके ग्राउंड है, एक विक्टिम पार्टी रहेगी, ठीक है, जो पिटिशन फाइल करेगी, एंड द अदर पर्सन इज मस्ट बी फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट टू बी अवॉर्डेड एज अ डिक्री, ठीक है। दिस डेवलपमेंट गिव राइज टू फॉल्ट बेस्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। डिस्पाइट द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ मैरिज एज एन इंटरनल यूनियन, इट बिकेम एविडेंट दैट इवन सच यूनियंस वर नॉट एंटायरली बियॉन्ड डिसोल्यूशन। हाँ, आपका जो ट्रेडिशन वो कहता है कि डिस्पाइट कि कोई भी एक पार्टनर खुश है या नहीं खुश है अपनी शादी से, वो शादी नहीं तोड़ सकता। एक जो ट्रेडिशनल व्यू है, वहाँ पर हम एक ऐसे ग्राउंड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर एक पर्सन गिल्टी है। भाई देखिए, जो आप डाइवोर्स के ग्राउंड आप करेंगे जहाँ पे वहीं वन पार्टी मस्ट बी गिल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड, ठीक है। जो ग्राउंड से हम लोग वो डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं वो होगा, और उसी के मद्देनज़र जो है आपको आपका जो ट्रायल है वो चलेगा फैमिली कोर्ट में, ठीक है। हाउ प्रायर टू द कोडिफिकेशन देयर वाज नो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल वर्क स्पेसिफिकली एड्रेसिंग डाइवोर्स। इससे कोडिफिकेशन से पहले मैंने आपसे कहा कि डाइवोर्स जैसा सिस्टम तो हमारे धर्म में है ही नहीं, हिंदुज़म में, ठीक है। तो डिवोर्स कैन बी ग्राउंडेड ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड्स आउटलाइन इन द सेक्शन 13, ठीक है। दिस इंक्लूड्स adultery, cruelty, desertion, conversion to another religion, venerable disease, unsound mind, renunciation of the word. और एडिशनली सेक्शन 13 क्लॉज 2 स्पेसिफिक ग्राउंड अवेलेबल होते हैं वुमेन को, वाइल 13(1)(a अलाउज फॉर द डिवोर्स आफ्टर पीरियड ऑफ नॉन कोहाबिटेशन डिग्री ऑफ। आपका जो सेक्शन 13 है वो आपके ग्राउंड्स बताता है। 13 क्लॉज 1(a जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी जुडिशियल सेपरेशन आपको दे दिया गया है, और सेपरेशन देने के बाद भी जितना अमाउंट का आपका सेपरेशन दिया गया है, अमाउंट ऑफ टाइम का सेपरेशन दिया गया है, पार्टीज डोंट वांट टू लिव टुगेदर। आपने जुडिशियल सेपरेशन दे दिया, कोर्ट ने कहा आप इतने साल तक, इतने टाइम तक आप दूर रहिए, फिर देखिए, फिर आइए, फिर बताइए कि आप साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो अब भी जो है पर्सन जो है वो, मतलब दो जो लोग हैं हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ में नहीं रहना चाहते, तो सेक्शन 1(a) के तहत वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 13 क्लॉज 2 आपका बताता है कुछ ऐसे ग्राउंड्स जो कि स्पेसिफिकली वुमेन को अवेलेबल हैं, ठीक है। 13 में हस्बैंड वाइफ को अवेलेबल है, 13(2) में वुमेन को अवेलेबल है, और 13(1) में वो ग्राउंड अवेलेबल है जहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन आपको दिया गया। आफ्टर द जुडिशियल सेपरेशन एज वेल यू डिडंट रियलाइज द वर्थ ऑफ आपका जुडिशियल सेपरेशन, सपोज 1 साल का आपका जुडिशियल सेपरेशन दिया गया, उसके बाद भी आपको एक दूसरे के लिए कोई भी आप वर्थ महसूस नहीं हो रही और आप तब भी अलग होना चाहते हैं, तो आपको डिवोर्स की डिग्री इस सेक्शन के अंतर्गत ग्रांट की जाएगी, राइट। उसके बाद है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स की, हम एक एक करके बात करते हैं। अडल्ट्री की बात करते हैं। हमने जब जुडिशियल सेपरेशन करा उस टाइम पे भी हमने इन जो ग्राउंड्स हैं उनको डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि जो जुडिशियल सेपरेशन के और डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं वो क्या कहते हैं, लगभग सेम ही हैं, ठीक है। Adultery had been defined under section 13(1)(I) of the Hindu Marriage Act. It means voluntary sexual intercourse, voluntary स्वेच्छा से आप sexual intercourse में involve हैं, being between a married individual and someone of the opposite sex who is not their spouse, whether the other person is married or not. जो husband है या जो wife है, वो जो हस्बैंड है या वाइफ है वो किसी फीमेल या मेल के साथ जो है इन्वॉल्व है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैरिड हैं, एक वैलिड मैरिज में मैरिड हैं, और आप एक लिविंग स्पाउस के होते हुए आप किसी और व्यक्ति के साथ, देखिए वैलिड मैरिज का होना ज़रूरी है, ठीक है। वैलिड मैरिज के होते हुए आप क्या कहते हैं, अपने स्पाउस से अलग जाके, अपनी शादी से अलग जाके किसी और व्यक्ति के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, एंड दैट इज़ वॉलेंट्री, आप स्वेच्छा से गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप अडल्ट्री के अंतर्गत ऑफेंस रखते हैं, ठीक है। मैरिज शुड बी वैलिड, मैंने आपसे कहा ना वैलिड मैरिज होनी चाहिए, वॉइड मैरिज में नहीं है।
अगर आपकी वर्ड मैरिज रही है तो पर्सन अगर दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी है देन दैट इज़ नॉट अडल्ट्री, ठीक है, क्योंकि इट्स नो मैरिज में सिंस द बिगनिंग, ठीक है। और वॉइडेबल की बात करें तो वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट ही है कि जब तक आप मैरिज को नलिटी की डिग्री नहीं ले लेते तब तक वो मैरिज जो है वो वैलिड रहेगी। तो इसका मतलब आप तब भी अडल्ट्री के अगर आप किसी और के साथ हैं तो आप अडल्ट्री ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। इंटरकोर्स शुड बी वॉलंटरी एंड कंसेंशुअल, आपके कंसेंट के हिसाब से होना चाहिए। देयर मस्ट बी सब्सटैंशियल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू प्रूव द लायबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। देखिए, एक विक्टिम है, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि जी मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो है आफ्टर द मैरिज किसी और पर्सन, किसी और लेडी या किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको ये प्रूव करना होगा, यू हैव टू गिव द एविडेंसेस दैट द अदर पर्सन इज इन्वॉल्व इन द अडल्ट्रस एक्ट विद सम अदर पर्सन, राइट। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्रुएल्टी का कॉन्सेप्ट आता है। आपका एक्ट क्या कहता है, रिवर्स टू एनी एक्ट एनी कंडक्ट बाय वन स्पाउस की क्या बात हो रही है, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, दैट कॉजेज रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द अदर स्पाउस दैट इट इज़ हार्मफुल और इंजूरियस टू लिव विद देम। यानी कि आप इस तरीके की सिचुएशंस आपके यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं कि एक पर्सन जो है वो दूसरे के साथ नहीं रह सकता, और रहेंगे तो दैट वुड बी हार्मफुल टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ दैट अदर स्पाउस, ठीक है। उसमें दोनों आएंगे, फिजिकल एंड मेंटल क्रुएल्टी दोनों आते हैं। अलाउज ईदर द हस्बैंड और वाइफ टू सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। द डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी इज नॉट एग्जॉस्टिव। आप क्रुएल्टी किसी एक पर्सन के लिए किसी एक जो पर्सन है उसके लिए क्रुएल्टी थोड़ी अलग हो सकती है, किसी के लिए अलग हो सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ें किसी के लिए आपने सुना होगा जैसे मैरिजेस में बहुत से लोग जो हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट सामने वाले पर्सन को जो है वो इतना महसूस नहीं है, लेकिन वही बातें, वही गालियाँ या वही गाली गलौज किसी और पर्सन के साथ हो रहा है, मतलब किसी और मैरिज में हो रहा है किसी और पर्सन के साथ, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ये नहीं कह सकते कि अच्छा एक थप्पड़ मारा है तो ये है और ये नहीं करा है तो ये है, ऐसे गाली दी है तो सामने वाला के भाई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा नहीं। अगर वो उस पर्सन के लिए मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत हार्मफुल है तो वहाँ पर वो क्रुएल्टी के लिए कोर्ट में जा सकता है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट यस जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से मेंटली अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाई होता है, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पिटीशन डालिए, कोर्ट के सामने जाइए और आपको कोर्ट ग्रांट कर देता है। क्यों आप इतना ज़्यादा कोर्ट जो है इन्वॉल्व होता है, क्योंकि देखिए मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है हमारे यहाँ पर, उसको एकदम से तोड़ने का काम कोर्ट नहीं करती है। द कोर्ट सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, हर चीज़ को सुनती है, दोनों ही पार्टीज़ को सुनेगी, एविडेंसेस को गो थ्रू करी, एंड इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि येस द पर्टिकुलर एलिगेशन पुट अपॉन द अदर पर्सन इज राइट, तभी आपको डिवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाएगी। बट इट जनरली इन्वॉल्व्स बिहेवियर दैट कॉजेज मेंटल पेन, सफरिंग और इंजरी टू द अदर स्पाउस, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू लिव टुगेदर, राइट। टाइप्स ऑफ क्रुएल्टी, इनमें फिजिकल क्रुएल्टी में क्या आता है, एक्ट ऑफ वायलेंस, बॉडीली हार्म, थ्रेट टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, आपको यानी कि या तो मारपीट करी जाती है या तो फिर आप ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ से आपको जान माल का सबका खतरा रहता है, तो यहाँ पे फिजिकल क्रुएल्टी है। मेंटल क्रुएल्टी क्या है, वाइड रेंज ऑफ एक्शंस इन्फ्लिक्ट मेंटल पेन, सफरिंग, एंग्विश सच एज इंसल्ट, थ्रेट्स, इमोशनल अब्यूज़ और कॉन्स्टेंट हरासमेंट। आप लगातार आप हरासमेंट कर रहे हैं, ये नहीं है। मेंटल क्रुएल्टी में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने एक बार बोल दिया, आप कॉन्स्टेंटली उनको इंसल्ट कर रहे हैं, उनके जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे 10 लोगों में आपने बोल दिया, उसके ऊपर एलिगेशंस उल्टा सीधा बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, गंदा गंदा बोल दिया, किसी आप पर्सन उसका नाम किसी और के साथ जोड़ दिया, उसको इस तरीके से हरास कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा मेंटल एगनी में चला जाए, तो ऐसा पर्सन जो है उसके साथ मेंटल क्रुएल्टी जैसा एक्ट माना जाएगा, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ क्रुएल्टी अंडर द एक्ट, फॉल्स एलिगेशंस, मेकिंग फॉल्स एक्विजिशन ऑफ इनफिडेलिटी। उसके ऊपर अरे तुम तो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे या इन्वॉल्व हो, सॉरी थे नहीं, आफ्टर द मैरिज की बात हो रही है इसमें, कि आप किसी और मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन, नहीं, मतलब एक पर्सन जो है दूसरे के ऊपर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, लगातार एक्यूज कर रहा है। जैसे वो अगर जैसे बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे, टीवी में भी देखते हैं कि अगर वाइफ किसी से बात कर रही है, अच्छा तू तो पटा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वैसे ही हस्बैंड के ऊपर बार बार एलिगेशंस लगा, अच्छा तुम फ्लर्ट कर रहे
रहे हो, ये कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है लगातार और अदर मिसकंडक्ट अगेंस्ट द अदर स्पाउस, तो वो भी फॉल्स एलिगेशंस में एक एग्जाम्पल है कि क्रुअल्टी हो सकती है। वर्बल अब्यूज यूजिंग हार्श, इंसल्टिंग और थ्रेटनिंग लैंग्वेज, रिफ्यूजल ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स रिलेशंस, यानी कि अनजस्टिफाइड एंड परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू एंगेज इन सेक्शुअल इंटरकोर्स। देखिए यहाँ पे अनजस्टिफाइड की बात हो रही है। अगर सपोज हस्बैंड और वाइफ ये कहती है कि भाई ये मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, बट ये जो हस्बैंड है वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बीमार है या काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है, तब भी रहते हुए भी वाइफ जो है उसको फोर्स करिए कि नहीं आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, और फिर उसी बेसिस के ऊपर कि इसने मेरे साथ क्रुअल्टी कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है मुझे सेक्सुअल रिलेशन के लिए, तो वहाँ पर एक अगर जस्टिफाइड रीज़न है, भाई हस्बैंड जो है वो बीमार है, इन दैट कंडीशन इट इज़ टोटली अनजस्टिफाइड टू आस्क फॉर सेक्शुअल रिलेशंस। ठीक है, हाँ अगर वो ठीक होता और तब भी ठीक होता और एक बिना रीजनेबल ग्राउंड का आपको कंसिस्टेंटली रिफ्यूज़ करता है सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए, तो वहाँ पर जो है वो क्रुएल्टी होता है आपके सेक्शन 13 के उसमें। ठीक है, नेग्लेक्ट एंड इमोशनल अब्यूज़, इग्नोरिंग और इमोशनली अबंडेनिंग द अदर पर्सन, उससे बात ना करना, उसकी बात ना सुनना, उससे अलग अलग रहना, उसको जब भी वो बात करने की कोशिश करे उसके ऊपर गलत चीज़ें करना, वो सब जो है क्रुएल्टी के अंदर आता है। मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट्स टू द अथॉरिटीज़, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ करा भी नहीं था, थोड़ी सी ऐसी बहसम बहस हुई और उसने जो है वो पुलिस बुला ली और वो उन्हें पकड़ कर ले गई। इस तरीके के जो फॉल्स एलिगेशंस होते हैं वो इस तरीके के केसेस में भी क्रुएल्टी में भी आते हैं कि बार बार जो है वाइफ जो है वो विक्टिम कार्ड खेलती है या हस्बैंड जो है वो विक्टिम कार्ड खेलता है, बार बार पुलिस को बुला लेता है इस तरीके से, तो वो भी क्रुएल्टी के अंदर आता है। तीसरा जो ग्राउंड है दैट इज़ डेजर्शन। डेजर्शन मतलब कि एक पर्सन का जो दूसरा पर्सन है वो परित्याग कर देता है। द पर्सन मस्ट अब्रप्टली, अचानक से, विदाउट रीजनेबल कॉज स्टॉप लिविंग विद द पिटिशनर। जो पर्सन डिवोर्स के लिए जा रहा है, ऑब्वियसली बात है पिटिशनर ग्राउंड लेगा डिजर्शन का, एंड अबंडल ऑल मैरिटल राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़, सारी चीज़ें, चाहे आपके साथ रहना, चाहे आपके कॉन्जुगल राइट्स जो हैं, एक दूसरे की सोसाइटी को एंजॉय करना एक दूसरे के साथ, या फिर मैरिटल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ना हो रहा, वो ये शो करता है कि उसकी इंटेंशन जो है वो शादी को से निकलने की है। ठीक है, मियर एब्सेंस फ्रॉम द, अगर वो सिर्फ घर से बाहर रह रहा है लेकिन फ़ोन पे बात करता है, आप उसके साथ कांटेक्ट में है, तो वो डिजर्शन नहीं है। डिजर्शन का मतलब है कि दैट पर्सन डज नॉट इज़ नॉट इन्वॉल्व विद यू इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग विद यू एट ऑल, यानी कि सब चीज़ें आपको छोड़कर चला गया है, अब तो उसका तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं desertion का, और द डिवोर्स में भी ग्रांटेड द पिटिशनर हैज़ बीन डिजर्टेड बाय द रेस्पोंडेंट फॉर द कंटिन्यूस 2 साल का समय जो है आपने शादी के बाद नहीं, 1 तारीख से, सपोज 1 जनवरी से 2024 से वो चला गया है, तो 2 साल का जब टाइम पीरियड होगा, 2 साल तक वो किसी भी प्रकार से आपके साथ मैरिटल राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, आपसे बात नहीं करता, आपके साथ रहने नहीं आता, किसी भी प्रकार से आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ आपको ये महसूस ही नहीं होता कि हम शादीशुदा हैं, कोई शादी जैसा आपको कुछ नहीं लग रहा है, तो 2 साल तक अगर ये कंटिन्यूस चलता है तो आप डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं। कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, इफ़ एनी ऑफ द स्पाउसेस कन्वर्ट्स हिज रिलीजन टू अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, यानी कि जो पिटिशनर है उसकी कंसेंट लिए बिना ही आपने जो रिलीजन है वो बदल दिया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्सन, कई बार बहुत से लोग अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, फिर मुस्लिम हो जाते हैं और क्या कहते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं, वहाँ पर अलाउड होती है तो इसलिए वो शादियाँ करते हैं। ठीक है, द अदर पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट एंड सीक द रेमेडी ऑफ द डिवोर्स। अगर आपके कंसेंट के बिना आपका जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेती है, तो वहाँ पर विद एनी ऑफ द रीजन्स, ये नहीं है कि शादी के लिए ही मैं बोल रही हूँ, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके कंसेंट लिए बिना ही आपका रिलीजन उसने चेंज कर लिया है, तो अपना रिलीजन अपना चेंज कर लिया, तो आप वहाँ पे भी कोर्ट जा सकते हैं। इंसैनिटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इंसैनिटी क्या कहता है? इंसेन विच रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ माइंड दैट इज़ नॉट साउंड और रैशनल। साउंड और रैशनल का मतलब क्या है कि आप जो करते हैं उसका कंसिक्वेंस भी आपको नहीं पता, आप अपनी ही झांझ में रहते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, और आपको ये भी नहीं पता कि मेरे एक्शंस जो है उसका कंसिक्वेंस क्या निकल के आएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली एन इंडिविजुअल who cannot distinguish between right and wrong or who lacks the ability to give informed consent or make decision about their surrounding is not deemed to capable of entering into a marital relationship.
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो एक वॉइडेबल मैरिज है, राइट। ठीक है, तो अगर उनके साथ रहते हैं, इट इज़ अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट द पिटिशन टू कंटिन्यू लिविंग विद द रेस्पोंडेंट। इंसैनिटी का ग्राउंड लेकर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वेनरल डिसीज कॉमनली रेफर टू अ सेक्शुअल इंटर ट्रांसमिटेड डिसीज, जो एक दूसरे से हो जाती है, कम्युनिकेबल डिसीज होती है। इट कैन बी अ ग्राउंड टू द हिंदू मैरिज एक्ट। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो सीवियर होनी चाहिए और इनक्योरेबल होनी चाहिए। अगर उसका इलाज हो सकता है, लाइलाज बीमारी है और वो हाईली कंटेंजियस है कि आपसे आएगी ही आएगी, तो वहाँ पर जो है डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। ठीक है, रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए, वनरल डिसीज़ में, इलनेस में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दैट द पर्सन एट दैट ऑफ मैरिज इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि उसको ऐसी वेनरियल डिसीज़ जो है वो उस पर्सन के साथ है। ठीक है, तो आप जब अपने स्पाउस के साथ शादी कर रहे हैं, उस टाइम को आपको ये नहीं पता कि इसके साथ ये बीमारी है, और उसके बाद आप शादी करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक ग्राउंड बनता है वेनरल इलनेस का। ठीक है, उसके बाद है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। डिवोर्स कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इफ़ वन स्पाउस, यानी कि एक जो है उसने अपने जो ग्रस्त जीवन है उसका परित्याग करके वो क्या कहते हैं, साधु महात्मा बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं। उन्होंने ये इस जो ये सोसाइटी है उसका क्या कहते हैं, परित्याग कर दिया है, और वो अब मतलब रिलीजियस पाथ पर जाना चाहते हैं। तो व्हेन द वन पर्सन नो लॉन्गर विशेस टू अपहोल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स ऑफ फैमिली, दैट कैन सर्व एज अ फंडामेंटल रीज़न फॉर। अगर कोई भी पर्सन जो है वो रिनाउंस कर देता है अपना जो क्या कहते हैं, जो आपके सांसारिक जो आपके ड्यूटीज़ हैं उनका परित्याग करके वो एक रिलीजियस पाथ पर जाना चाहता है, तो वहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं रह सकते ना जो साधु महात्मा हो गया है, जिसके लिए आपका ग्रस्त जीवन का परित्याग कर चुका है, आप उसके साथ तो नहीं रह सकते। एंड द कोर्ट कैन नॉट फोर्स टू लिव विद हर, और वो रहेगी भी कैसे जब वो आपसे अलग हो चुके हैं, तो वो आप रहेंगे भी कैसे। ठीक है, तो ऐसे में आप डिक्री ले सकते हैं डिवोर्स की कोर्ट से अंडर सेक्शन 13, राइट। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में an individual is assumed to be deceased if the family or friends receive no information about them being alive for 7 years or more, यानी कि 7 years और मोर तक आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट पर्सन इज़ रिकग्नाइज्ड इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी डेड। ठीक है, तो ऐसे में 7 years में मतलब ये है कि आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी को नहीं पता वो आदमी कहाँ गया है, कहीं पे भी नहीं, पुलिस ने भी ढूंढ लिया, नहीं मिला, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, सब, और वो कंटिन्यूस 7 साल तक वो वापस भी नहीं आया, किसी से बात करने की भी कोशिश नहीं करी। तो ऐसे में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो डेड हो चुका है। दिस इज रिकग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट रीजन फॉर डिवोर्स, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एविडेंस फॉल्स ऑन द पर्सन सीकिंग द डिवोर्स। उसको ये बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कोर्ट के सामने, एविडेंसेस डालने पड़ेंगे कि यहाँ ये पर्सन जो है 7 साल तक नहीं है। आप कैसे वो करेंगे, जब आप अपने विटनेसेस की जो लिस्ट है उनमें सब में जो आपके फैमिली फ्रेंड्स सबको इंक्लूड किया, आपके साथ किसी भी प्रकार की, तो हर चीज़ को जब कोर्ट नोट डाउन करेगा और उसके बाद ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये 7 साल से तो ये आदमी किसी के कांटेक्ट में ही नहीं है, किसी को अता पता ही नहीं है, किसी एरिया को पुलिस को ने भी छानबीन कर ली, नहीं मिला, तो ऐसे में कोर्ट उसे डेड प्रिज्यूम करके आपको डिवोर्स की डिग्री ग्रांट करता है। क्यों डिग्री ग्रांट की जाती है कि ऐसा ना हो कि भाई 7 साल के बाद 10 साल के बाद वो पर्सन वापस आ जाए, 7 साल के बाद आपने सोचा वो मर गया होगा, आपने डिग्री भी नहीं ली और आप किसी और से शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको और जैसे आप शादी करते हैं उसके 10 दिन बाद, 1 महीने के बाद वो पर्सन वापस से आ जाता है, तो वो कहेगा कि भाई मेरी तो तुमसे शादी हुई थी। तो ऐसे में जब आप किसी और से शादी करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को पीसफुली रहना चाहते हैं और आप उस मैरिज का जो एक टैग है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो यू शुड अटेन द डिक्री फ्रॉम द कोर्ट अंडर सेक्शन 13 ऑफ डिवोर्स। ठीक है, स्पेशल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स फॉर वाइफ, इफ द हस्बैंड हैज़ मोर देन वन वाइफ देन शी कैन एग्जिबिट एन अपील फॉर डिवोर्स अंडर क्लॉज I ऑफ 13 क्लॉज 2।
ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर कोई जब भी आपको ये लगे कि पर्सन जो है वो बाइगेमी में इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी आपके होते हुए किसी और पर्सन के पे है, तो बाइगेमी जैसा जो ऑफेंस है उसके अंतर्गत तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन बाइगेमी इटसेल्फ जो है एक ग्राउंड है वाइफ के लिए कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये बाइगेमी का है। ठीक है, इफ़ द हस्बैंड कमिट्स एनी रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी देन द वाइफ कैन डिसॉल्व द मैरिज अंडर। अगर इस तरीके की सच में कन्विक्टेड है भाई कि उसने रेप वगैरह किया है, तो ऐसे में जब वो कन्विक्ट हो जाता है तो ऐसे पर्सन को के साथ डिवोर्स आप ले सकते हैं। मैंने वाइफ सिक्योर्स मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 और CRPC और डिक्री अंडर द सेक्शन जो आपका मेंटेनेंस आपका 144 में मेंटेनेंस दिया गया है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सेक्शन 125 CRPC पहले का था, अब क्योंकि ये एक्ट जो है वो चेंज कर दिया गया है, अब जो है सेक्शन 144 है BNSS का। BNSS जो CRPC है अब वो BNSS कहलाती है, तो उसका सेक्शन 144 है जो मेंटेनेंस की बात करता है। और एक डिक्री मिली हुई है सेक्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, आगे जब हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे। अगर आपको वो आपको वो डिग्री मिली हुई है सेक्शन 18 के तहत हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, एंड द कपल हैज़ नॉट रिज्यूम्ड कोहैबिटेशन फॉर अ ईयर और मोर देन दस कैन आर एलिजिबल टू फाइल अ डिवोर्स। आप कॉन्जुगल राइट्स में भी नहीं आए हैं, आपको मेंटेनेंस के लिए भी कहा गया, लेकिन आप वो जो है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप डिवोर्स के हकदार हैं। इफ़ द मैरिज टुक प्लेस बिफोर द वाइफ टर्न 15 दस शी कैन अनाउंस द मैरिज बिफोर शी टर्न 18। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे जो है पहले क्या था, 15 साल थी लड़की की एज जो थी, वो 15 साल थी शादी की, अब जो है वो 18 साल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो चाइल्ड मैरिज हुई है तो वो चाइल्ड मैरिज होने के बाद जब वो मेजर हो जाएगी, ठीक है, मेजर हो जाएगी, तो वहाँ पर भी वो कोर्ट की डिवोर्स की डिग्री या फिर नलिटी की डिग्री जो है वो कोर्ट में डाल सकती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है और मुझे अपनी शादी जो है वो ख़त्म करानी है। ठीक है, उसके बाद है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आपका सेक्शन 13B है। म्यूचुअल कंसेंट देखिए, जो यहाँ पे जो सेक्शन 13 जो कहता है वो वहाँ पर कहता है कि आपने ये किया है, ठीक है, और आप विक्टिम हैं और आपने ये किया है, आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। जबकि जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है कि जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशंस नहीं लगाना चाहते, पीसफुली उस मैरिज को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप जो है वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के तहत यानी कि 13B के तहत पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखो मुझे सालों साल तक, तो एक दूसरे ने कहा कि हमें तो सालों साल तक तो ये केस कोर्ट के चक्कर नहीं काटने। 13B में जब तुम्हें भी डिवोर्स चाहिए, मुझे भी डिवोर्स चाहिए, तो इट्स बेटर टू फाइल अ पिटीशन अंडर द 13B म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस डिवोर्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और वो अपने आप ही जो भाई एलिमनी है या कुछ भी है उस पर अपने आप ही राज़ी हो जाते हैं, अपने आप ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ ऊपर एलिगेशंस लगाना, एविडेंसेस, विटनेसेस, इन सब का टाइम क्यों वेस्ट करना, बेटर टू फाइल अ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B और उसके तहत आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसमें क्या है, divorce by mutual consent falls under no fault theory where the parties do not have to prove fault or any other person, क्योंकि आप एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं, आप म्यूचुअली आते हैं कोर्ट के सामने, जी हमें दोनों को ही डिवोर्स चाहिए, ना मुझे मैं ये कहना कि मुझे इससे ये दिक्कत है, ना दूसरे को ये कहना है कि मुझे इससे दिक्कत है, हमें बस साथ ही नहीं रहना। राइट, अंडर हिंदू लॉ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वॉज एडेड 13B which was included by the way of amendment of the marriage law amendment 1976 and came force in 25, यानी कि 13B जो सेक्शन था वो जिस टाइम पे आपका एक्ट आया था उस टाइम पर नहीं था, उसके बाद उसको इंक्लूड किया गया विद द अमेंडमेंट। सेक्शन 13B क्या कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट टू पिटिशंस मस्ट बी जॉइंटली फाइल्ड बाय द पार्टीज़, जो दोनों ही पार्टीज़ है। देखिए आप चाहें तो अलग अलग एडवोकेट्स को हायर कर सकते हैं या फिर एक सिंगल एडवोकेट को एक ही पिटीशन फाइल होती है, उसमें अलग अलग पिटीशन नहीं होती है, दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं, एक ही पिटीशन को फाइल किया जाता है, जॉइंट पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, whether the marriage was solemnized before or after the commencement of Marriage Act 1976, चाहे ये सेक्शन के अंदर आने चाहे शादी तब हुई हो जब तक ये 1976 में इस सेक्शन को इंक्लूड करा गया, चाहे तो उससे पहले आपकी शादी हुई हो, चाहे उसके बाद शादी हुई हो, आप एक जॉइंट पिटीशन डाल सकते हैं सेक्शन 13B के तहत।
ठीक है। द पार्टी शुड हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक अलग रह रहे हैं और अब आपने ये चाहा कि अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। should provide that they have not been able to live together and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved, sorry. 13B clause 2 provides for second motion when it should be filed। देखिए जो कॉन्सेप्ट आया था वो ये आया था कि आप पहले एक पिटीशन डालिए, जॉइंट पिटीशन डालिए, उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसमें ये कहा जाएगा कि आप साथ में रहिए। उस 6 महीने का टाइम पीरियड इसलिए दिया जाएगा, वो फर्स्ट मोशन कहा जाता है। 6 महीने का टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि आप साथ रहें और आपको ये लगे, या ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं करते कि आप साथ रहिए, लेकिन हाँ कोर्ट ये कहती है कि आप 6 महीने का टाइम लीजिए, आप लोग सोचिए समझिए। मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है और ऐसे में अगर आपको 6 महीने, इस 6 महीने में क्या पता ये हो सकता है कि आपको सामने वाले पर्सन के साथ रहने का मन करे, तो आप ये जो पिटीशन है वो कैंसिल करा सकते हैं, वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं और आप साथ में रह सकते हैं एक वैलिड मैरिज के तहत। उसके बाद 6 महीने तक भी उनको ये महसूस नहीं होता कि उन्हें अपने साथ रह रहे हैं, वो इसी बात पे क्या कहते हैं अड़े हुए हैं कि क्या कहते हैं हमें तो साथ रहना ही नहीं है। तो 6 महीने के बाद सेकंड मोशन को क्या कहते हैं मतलब दोबारा कोर्ट में आप जाते हैं, कोर्ट आपसे फिर पूछता है कि आप कर रहे हैं, आप साथ में रहना चाहते नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं जी हम तो साथ में रहेंगे ही नहीं, तो आपका जो सेकंड मोशन है वो पास कर दिया जाता है। उसके बाद आपको डिग्री ग्रांट कर दी जाती है। हाउ इज डिग्री ऑफ डिवोर्स पास्ड? आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट दैट द मैरिज हैज बीन सोलनाइज्ड एंड दैट द अवर्डमेंट्स इन द पिटीशन आर ट्रू, पास अ डिग्री डिक्लेयरिंग मैरिज टू बी डिसॉल्व विद द इफेक्ट फ्रॉम द डिग्री। और ये जो हाउ इज द डिग्री ऑफ डिवोर्स पास्ड, ये सेक्शन 13 और 13B दोनों के ही बारे में बात कर रहा है। जो आपने कहा है जब आपको पूरा टाइम मतलब पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही अपनी अपनी बात कहने की, और जब विटनेसेस होंगे, एविडेंसेस होंगे और जब कोर्ट एक नतीजे पर पहुंच जाएगा कि हाँ भाई ये बात थी और चीज़ें इस तरीके से ले डाउन है, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड इफ इट थिंक्स फिट, जो आपकी डिग्री जो है वो ग्रांट कर दी जाएंगे, राइट। द पर्पस ऑफ प्रेस्क्राइब द अबव प्रोसीजर इज टू गिव द पार्टी सम पीरियड ऑफ टुगेदरनेस बिफोर सेपरेशन। भाई डिजॉल्व करने से पहले कोशिश कर ली जाए कि क्या पता ये शादी जो है वो बची रहे। मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एंड देयरफॉर बिफोर द मैरिज डिजॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट द पार्टीज मस्ट बी गिवन द सम रीजनेबल टाइम। देखिए पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था म्यूचुअल कंसेंट का, और ये ऑन पेपर सभी भी है कि आपको 6 महीने से पहले आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, बट देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर जो केसेस आए हैं जहाँ पर 6 महीने से पहले भी डिग्री ग्रांट करी गई है, जहाँ पर दोनों पार्टीज अग्री हैं और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने से पहले करेंगे और ज़बरदस्ती कोर्ट हाँ करेगा ही करे। इफ़ द कोर्ट थिंग्स फिट, जो आज के टाइम का है, तो वो 6 महीने से पहले भी डिग्री ग्रांट कर देता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में कोर्ट जो है वो 6 महीने का टाइम पीरियड देते हैं, उसके बाद ही आपकी सुनवाई की जाती है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ कौन सी करी है? हमने मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ करी है, वेयर्स माय पेन, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ करी है सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 में हमारा क्या है? वॉइड मैरिज है, सॉरी 11 में आपका वॉइड मैरिज है, ठीक है, 12 में आपका वॉइडेबल मैरिज है, राइट। उसके बाद आपके सेक्शन 13 जो है आपके डिवोर्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ में आप 9, 10 और डिवोर्स की बात करते हैं। पहले आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करते हैं, फिर आप जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं। और देखिए ज़रूरी नहीं आप सेक्शन 10 में जाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप सेक्शन 10 में जाएं या आप 9 में जाने की प्लीज़ आप कोशिश करें। और लगभग अगर आपको फिर भी लगता है आपको किसी और में जाना ही नहीं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, मुझे इसको अपने साथ रखना ही नहीं है भाई, मुझे तो डिवोर्स चाहिए, चला गया, तो वहाँ पर आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्रम यानी कि सीक्वेंस में करना, पहले 9 में जाएंगे, फिर 10 में जाएंगे, फिर 13 में जाएंगे, नो, आप सीधे 13 में भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बट ये रेमेडीज़ इसलिए दी जाती है कि आप क्या पता आप कोशिश करें तो हो सकता है जो आपकी शादी है वो बची रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हम बात करेंगे मेंटेनेंस की बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।